बल्क फेजेस जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो हमारे पास सॉलिड गैस भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है। अब जब इनके दरमियान जो है इंटरफेस जो है, इंटरफेस पे इन दोनों के दरमियान जो प्रोसेसेस हो रहे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है। ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एज द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, उसको अभी हम क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन है किसकी? सब्सटेंस की। किसकी? एट द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस के साथ जो है वो इंटरेक्शन है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी सरफेस केमिस्ट्री ही बोलते हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं हम। सम रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्या होती है? अब अब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास फिनोमेना इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस एंटर सम बल्क फेज, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब वो क्या कहता है कि एक फिनोमेना है, और फिनोमेना में क्या है जी? हमारे पास जब एटम या मॉलिक्यूल और आयन एंटर होते हैं किस फेज में? गैस या लिक्विड या सॉलिड में, तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? अब्जॉर्प्शन है। और एड्सॉर्प्शन क्या होती है? अडहेशन या एक्यूमुलेशन ऑफ गैस लिक्विड पार्टिकल एट द सॉलिड सरफेस। तो जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या एडहेशन, या मतलब कि जाके अटैच हो जाते हैं किसके साथ? किसके? सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड सरफेस पे जाके लग जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है? एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्बेट क्या होता है? जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कि ये एड्सॉर्ब और एड्सॉर्बेट है। ठीक है। substance which is being absorbed on the surface of an other substance, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि लिक्विड गैस पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड सरफेस पे जाके जो है वो अकोमुलेट होंगे, तो वो क्या होंगे? जो सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो एड्सॉर्बेट हैं। ठीक है। और जो सॉलिड सरफेस के जाके जिस पे अकोमुलेट हो रहे हैं वो क्या है? वो एड्सॉर्बेंट है, क्योंकि उस पे जाके लग रहे हैं। ठीक है। सब्सटेंस प्रेजेंट इन बल्क, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो वो कह रहा है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बल्क की फॉर्म में प्रेजेंट होगी हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। और जिस पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं या जो भी जिस पे हमारी एब्जॉर्प्शन जो है बेसिकली हो रही होती है, तो वो हमारे उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वो कंसेप्ट है ना, सल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है। तो जो सॉल्वेंट, ठीक है, अब जो है हमारे पास सल्यूट जो होता है वो उसकी अमाउंट लेस अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है हमारे पास। ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है सॉल्वेंट की। सिमिलरली यहाँ पे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का भी यही काम है। ठीक है। एड्सॉर्बेंट है जिसपे सारा जो है वो एड्सॉर्प्शन होनी है, और एड्सॉर्बेट जो है वो पार्टिकल्स हैं जिन्होंने जाके अटैच होना है एड्सॉर्बेंट पे। ठीक है। डीसॉर्प्शन क्या होती है? अब जो प्रोसेस जो जो एड्सॉर्बेट से सॉरी एड्सॉर्बेट से जब हम वो क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्सॉर्बेट, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। जब हम एड्सॉर्बेंट से जो है वो अपने एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को या सब्सटेंस को रिमूव कर लेंगे, तो हमारे पास जो बाकी है उसको प्रोसेस को सॉरी हम क्या बोलेंगे? डीसॉर्प्शन। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? डीसॉर्प्शन बोलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि उस प्रोसेस में जिसमें क्या किया हमने? एड्सॉर्बेंट की सरफेस से हमने अपने एड्सॉर्बेट जो हैं वो पार्टिकल्स उनको रिमूव कर दिया। जॉर्प्शन क्या होती है? व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड जॉर्प्शन। जैसे हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हो तो हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो सेम इसी तरह जब एड्सॉर्प्शन और सरफेस केमिस्ट्री में जो है कंसेप्ट वो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है, तो जब ये साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे तो फिर हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है। एंथैल्पी और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है? द एंथैल्पी चेंज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एन एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट कितने? ये किस में एंथैल्पी चेंज आ रहा है? एड्सॉर्प्शन में। किसके? 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है। हमारे पास कितने मोल हैं एड्सॉर्बेट के? 1 मोल। तो ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं या हीट ऑफ अब्जॉर्बेंट जो है वो बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। स्लाइड्स शो अभी हो रही है शो, या अभी भी नहीं हो रही? और मैंने अभी देखा मैसेज। अभी भी शो नहीं हो रही?
ओके जी, चलो ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। एड्जॉर्प्शन क्या होती है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो ये सारी चीजें ना अब आपने इसमें जो है वो डेफिनेशन के हिसाब से याद रखनी है, एमसीक्यू जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास काजेज ऑफ एड्जॉर्प्शन। जी, एड्जॉर्प्शन होती क्यों है हमारे पास, ठीक है। तो द पार्टिकल प्रेजेंट एंड आउटर सरफेस आर इन अनबैलेंस्ड एंड प्रोसेस पोजेस रेजिड्यूल अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द सॉलिड सरफेस। ठीक है, एड्जॉर्प्शन की जो है वो क्यों होती है जी हमारे पास, वो इस वजह से हो रही होती है हमारे पास कि जो है हमारे पास पार्टिकल जो है वो आउटर सरफेस पे होते हैं, वो एक तो बैलेंस नहीं होते, और वो रेजिड्यूल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सॉलिड सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होती है फिर एब्जॉर्प्शन होती है। दीज रेजिड्यूल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एब्जॉर्बेट। अब ये रेजिड्यूल जैसे हम उसमें पढ़ के आए हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा हमने, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, हाइड्रोजन पढ़ा, तो सेम जो सरफेस केमिस्ट्री में है, सरफेस केमिस्ट्री में जो हम अब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में जो फोर्सेस होती हैं उनको रेजिड्यूल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो रेजिड्यूल फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं कि वो मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखती हैं, कि एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को आपस में जो है वो होल्ड किए रखती हैं, ठीक है। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल आर, फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं रिस्पॉन्सिबल, वंडरवाल फोर्सेस, फिजिकल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है सरफेस चार्ज इंटरेक्शन के लिए, और केमिकल फोर्सेस हैं फॉर एग्जांपल किसके लिए, पाई एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपने फोर्सेस जो है वो किस किस के लिए होती हैं ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन। टाइप्स कितनी है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक कौन सी फिजिकल होती है और दूसरी केमिकल होती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। अब फिजियो अब्जॉर्प्शन जो फिजिकल अब्जॉर्प्शन है उसमें क्या होता है जी हमारे पास, और केमिकल अब्जॉर्प्शन जो है उसमें क्या होता है हमारे पास, हम दोनों में क्या देख लेते हैं, डिफरेंशिएट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें फिजियो अब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या है जी, वंडरवाल फोर्सेस है, ठीक है। और इसमें केमिकल बॉन्ड है, एक तो ये चीज होगी। इसकी इंथैल्पी जो है वो कम होती है कितनी, 20 to 40 किलो जाउल पर मोल होती है। और इधर कीमो अब्जॉर्प्शन में जो है हमारे पास इंथैल्पी हाई होती है, 200 to 400 किलो जाउल पर मोल होती है। और ये जो होती है फिजियो अब्जॉर्प्शन वो लो टेम्परेचर पे होती है, और ये हाई टेम्परेचर पे होती है। ये स्पेसिफिक नहीं है, और ये स्पेसिफिक होगी, ठीक है। मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर आर में बी फॉर्म्ड, और जनरली मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म्ड। इसमें जस्ट सिंगल लेयर बनती है, लेकिन इसमें सिंगल लेयर नहीं होती, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कीमो अब्जॉर्प्शन जो है वो दोबारा हम उस फॉर्म में नहीं ला सकते। जनरल फिनोमेना अकर इन एनी सॉलिड फ्लूइड और सॉलिड गैस सिस्टम, ठीक है। ये जनरल फिनोमेना है, और ये किसी भी सॉलिड फ्लूइड या सॉलिड गैस सिस्टम में इजीली हो सकता है। लेकिन जो कीमो अब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, कैरेक्टराइज्ड बाय केमिकल स्पेसिफिसिटी, ठीक है। उसकी केमिकल स्पेसिफिसिटी की डिपेंड करेगी कि कीमो अब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होगी। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो है 10 to 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी है, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होती है, किसमें, कीमो अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है, और फिजियो अब्जॉर्प्शन में जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। फैक्टर्स है हमारे पास, फैक्टर इफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ठीक है। अब जो फैक्टर्स है जब गैसेस की अब्जॉर्प्शन हो रही है, गैसेस इट्स मीन गैसेस, गैसेस जो है वो हमारा क्या है, अब्जॉर्बेंट है, ठीक है। एड्सॉर्बेट है, ठीक है। सॉरी, एड्सॉर्बेट है गैस, और किस पे हो रहे हैं, सॉलिड पे। तो सॉलिड हमारा क्या है, एड्सॉर्बेंट है, सॉलिड की सरफेस पे जाके क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं। तो एड्सॉर्बेट नेचर जो है वो बहुत डिपेंड करता है उस पे, इजीली लिक्विफेबल अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर अब्सॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा। एड्सॉर्ब पहले तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एड्सॉर्बेट की नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसके अलावा ये डिपेंड करेगा किस पे, एड्सॉर्बेंट की नेचर पे भी डिपेंड करेगा हमारे पास। अब अगर यहाँ पे जो है हमारे पास एड्सॉर्बेंट की नेचर देखें तो वो क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन, मेटल ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, क्ले हैव देयर स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी ओइंग टू पोर्स, ठीक है। इनकी अपनी जो है वो एक स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास स्पेसिफिक एरिया ऑफ जो एड्सॉर्बेंट का है वो स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, ताकि वहां पे क्या हो सके, इजीली एड्सॉर्प्शन हो सके, ठीक है। सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एड्सॉर्प्शन के, ठीक है। पोरस फाइनली डिवाइडेड एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब लार्जर। अब जो पोरस या फाइनली डिवाइडेड होंगे
हमारे एड्सॉर्बेंट वो क्या होंगे, उस पे इजीली क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, फिजिकल जो है एड्सॉर्प्शन वो प्रेशर ज्यादा करने से ज्यादा होगी। ठीक है। पीएच क्या इफेक्ट कर रही है, पीएच ओपन इफेक्ट द सरफेस चार्ज ऑन एड्सॉर्बेंट एज वेल एज चार्ज ऑन सल्यूट। ठीक है। पीएच जो है वो सरफेस चार्ज को भी इफेक्ट कर रही है, किसके, एड्सॉर्बेंट के, और इसके अलावा सल्यूट के भी। ठीक है। जो हमारा एड्सॉर्बेट है, इट्स मीन के सल्यूट हमारा स्मॉल अमाउंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर्फेस केमिस्ट्री में, एड्सॉर्बेट बोलते हैं। ठीक है। जनरली फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल एज पीएच गोज डाउन एड्सॉर्प्शन गोज अप। ठीक है। तो पीएच ऑर्गेनिक मटेरियल में अगर पीएच जो है वो कम डाउन जा रही है, तो इट्स मीन को जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो रही होगी, वो ज्यादा हो रही होगी हमारे पास। ठीक है। वो एड्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो रही होगी। टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, टेम्परेचर जो है वो डेल्टा एच इज जनरली नेगेटिव, सो टी इंक्रीज। जैसे इंथाल्पी चेंज जो है, इंथाल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है अगर वो नेगेटिव है, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। ठीक है। टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सोलबिलिटी जो है वो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ सल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब सोलबिलिटी के अगर हम लिहाज से देखें, तो जो हमारी एड्सॉर्प्शन है सल्यूट की, वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि टू इट्स सोलबिलिटी इन द सॉल्वेंट। ठीक है। जो कि यहाँ पे ये लॉ है, रूल है, सॉरी, सॉल्वेंट फॉर्म विच एड्सॉर्प्शन अकर, लिंडलिस रूल। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जब सल्यूट जो है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्वेंट या एड्सॉर्ब, तो एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या होगी, वो अगर तो सल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। फॉर्म विच एड्सॉर्प्शन अकर, एक मिनट, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा, हम कह रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है सल्यूट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोलबिलिटी के, तो इट्स मीन के अगर तो सल्यूट की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, तो इट्स मीन उसकी सोलबिलिटी कम है। ठीक है। और अगर उसकी सोलबिलिटी ज्यादा है, तो सल्यूट की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम है। ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन है ना, तो इनवर्स में क्या हो जाए, उल्ट हो जाएगा ना, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो क्या होती है, सबसे पहले जो है इसमें अब जी कर्व है, कर्व बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब वाज इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो आइसोथर्म है हमें दी हुई है, इसमें वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि जो कर्व है वो हमारे पास किसके किसके दरमियान है, जो कर्व है वो हमारे पास है जी, गैस एब्जॉर्ब, जो गैस की अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है वाज इक्विलिब्रियम प्रेशर है, और टेम्परेचर क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारी फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है। इसमें क्या होता है जी, ये अब आपने फॉर्मूला जो है वो इसके लिए याद रखना है कि जो फ्रेंडली हमारी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, फ्रेंड उसके लिए जो है वो क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी और रेज टू पावर 1/n। अब एक्स क्या है जी, एक्स हमारे पास मैस है किसका, गैस एड्सॉर्बेट का। ठीक है। जो भी गैस एड्सॉर्ब हो रही है या हमारा एड्सॉर्बेट है उसका मैस है, एक्स जो है, एक्स उसका मैस है, और एम जो है मैस है किसका, एड्सॉर्बेंट का। ठीक है। प्रेशर के लिहाज से। ठीक है। और के जो है वो कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैस एड्सॉर्बेंट एंड टेम्परेचर, के कांस्टेंट है। और एन जो है कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो जो हमारा एन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, और जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो गैस पे भी डिपेंड कर रहा है और एड्सॉर्बेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। फिर ये कुछ ग्राफ है। अब यहाँ पे उसने एक बात कही हुई है कि ये एप्लीके ये जो आइसोथर्म है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उन गैसेस के लिए, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस एट हाई प्रेशर। ठीक है। वो गैसेस जिनकी एड्सॉर्प्शन हाई प्रेशर पे होती है उसके लिए ये आइसोथर्म जो है वो नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंडली जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हाई प्रेशर पे गैसेस के लिए काम नहीं करती। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक फॉर्मूला क्या है इसके लिए, आइसोथर्म के लिए। अब यहाँ पे ये ग्राफ है, एक जो है वो रेशियो है किसके, मैस और मैस ऑफ एड्सॉर्ब्ड एंड एड्सॉर्बेंट के दरमियान है। ठीक है। हमारे पास ये जो है एक्स बाय एम और साथ में प्रेशर है। ठीक है।
तो अब पहले जो है वो कर्व थी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रेट होना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता गया तो कर्व भी जो है वो स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्बेंट की जो है मैस है वो इक्वल हो जाएंगे, किसके, के कांस्टेंट के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये लॉग जो है ले लिया उसने, लॉग एक्स बाय एम है, और यहाँ पे लॉग है प्रेशर का। तो उसके लिए जो हमारे पास जो है इंटरसेप्ट है वो क्या है, इज इक्वल टू लॉग के, और स्लोप क्या होगा, 1/n होगा। तो जब वो आपको एमसीक्यूज पूछे कि जब हम लॉग एक्स बाय एन लेंगे, एक्स बाय एम, या अड्जॉर्बेंट ओवर अड्जॉर्बेंट सॉरी अड्जॉर्बेट ओवर अड्जॉर्बेंट, तो फिर हमारे पास जो लॉग है वो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल आएगा, लॉग के इक्वल आएगा। और जब हमारा स्लोप है तो वो क्या होगा, 1/n होगा। तो स्लोप हमारा क्या होगा, 1/n होगा, ठीक है। तो ये किसकी एक्सप्लेनेशन है, फ्रेंडली अड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की है, ठीक है। और ये हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेगमोयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लेगमोयर क्या कहता है जी, दिस मॉडल अज्यूम मोनोलेयर थिकनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड नो इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट गैस मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉडल है ये इस मॉडल की बात कर रहा है कि अगर हम इस मॉडल की बात करें, ये जो मॉडल है हमारे पास, इसमें वो कह रहा है कि जो है हम अज्यूम कर लेते हैं कि मोनोलेयर थिकनेस है, ठीक है। मोनोलेयर मीन सिंगल लेयर है, ठीक है। जस्ट वन 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 मॉलिक्यूल है। तो विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड नो इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट गैस मॉलिक्यूल, तो कोई भी आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, गैस मॉलिक्यूल आपस में कोई भी इनका इंटरेक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम गैस मॉलिक्यूल कोलाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड फ्यू आर एब्जॉर्ब। अब उसकी इस लैंगमायर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के मुताबिक जो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड की सरफेस पे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड करेंगे तो उनमें से कुछ क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। कुछ उसमें एड्सॉर्ब हो, आ स्टेज कम वेयर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड डी एब्जॉर्प्शन इज इक्वल। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब एड्सॉर्प्शन और डी एब्जॉर्प्शन जो है वो, एड्सॉर्प्शन और डी एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट है हमारे पास जी, बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस, ठीक है। वो जो अजम्पशन उसने दी है ना हमें, ये हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो उसमें अब वो कह रहा है उस बेस पे जो है वो एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव की गई थी। अब वो इक्वेशन हमें क्या कहती है जी, वो इक्वेशन कहती है कि जो थीटा है वो किसके इक्वल है, केपी ओवर KP+1। अब थीटा क्या है, फ्रैक्शन अड्जॉर्ब, जो हमारे पास क्या हो रही है, अड्जॉर्ब, वो फ्रैक्शन क्या है, अड्जॉर्ब हो रही है। के क्या है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। के क्या है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और पी क्या है, एक्विलिब्रियम पे प्रेशर है। इट्स मीन के जब हमारे हम ये फार्मूला वो कब अप्लाई कर रहे हैं, अपने लास्ट स्टेप उसने जो कहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अब्जॉर्प्शन और डी अब्जॉर्प्शन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि के जो है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे के जो है वो मतलब के एब्जॉर्प्शन और डी अब्जॉर्प्शन इक्वल हो गए हैं, और एक्विलिब्रियम प्रेशर भी उसी पे जब एब्जॉर्प्शन और डी अब्जॉर्प्शन का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो नीचे जस्ट वो KP+1 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सॉरी जो है वो किसके लिए, लगमायर आइसोथर्म एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो आपको कोई थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कहता है, या के और पे की एक्स क्या है हमारे पास, एड्सॉर्बेट एडजॉर्बेट है, ठीक है। और जो एम था वो क्या था, एडजॉर्बेंट था, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ग्राफ जो है किसके बिटवीन है, हमारे पास एडजॉर्बेट ओवर एडजॉर्बेंट, ठीक है, x/m, एंड टेम्परेचर और टेम्परेचर के बिटवीन है, ठीक है। एट कांस्टेंट एक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेड गैस इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर है कांस्टेंट एक्विलिब्रियम पे, और प्रेशर जो है वो एड्सॉर्बेड गैस का, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है जो एक्स एक्सिस है वहां पे क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या है, रेशियो है किसकी, एड्सॉर्बेट ओवर एड्सॉर्बेंट की। और हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारे पास इस टाइप की कर्व जो है वो आती है किसमें, एड्सॉर्प्शन आइसोबार में, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉमनली रिपोर्टेड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो कौन कौन सी हैं, इसको ये जो है ये हम सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो आपने इनकी जस्ट शेप्स याद रखनी है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल वो एमसीक्यूज दे के पूछ सकता है कि लीनियर जो है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, लेगमायर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा बेट है जो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रेंडलिक जो है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेंडलिक है, ये हमारे पास लगमायर है, और ये बेट है, और ये लीनियर है। तो ये इसमें आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि किसकी जो शेप है वो किस तरह की होती है, कौन सी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की शेप जो है वो किस तरह की होती है। तो इसको हम सरफेस एरिया जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन एड्सॉर्प्शन की कहाँ कहाँ पे होती है हमारे पास, इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, इन गैस मास्क, ठीक है, इन कैटालिसिस, इन एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, प्रिजर्विंग वैक्यूम, पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज है। इसके अलावा जो है मॉइस्चर को रिमूव करते हैं किन से, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं किसके, एड्सॉर्प्शन के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होते हैं और जो प्रोसेस है कैटालिसिस, वो जो कैटालिस्ट की वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जी कैटालिस्ट क्या होता है हमारे पास, वो सब्सटेंस है जो क्या कर देती है, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देगी, ठीक है, आल्टर कर देगी। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है जो कि हमें ज्यादा मतलब कि स्पीड में चाहिए, हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाए, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, वैसा कैटालिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि कोई रिएक्शन जो है वो स्लो हो, तो फिर उसके लिए हम उस टाइप का कैटालिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन कैटालिस्ट करता है क्या, बेसिकली वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, आल्टर कर देता है, इट्स मीन कि चेंज कर देता है। तो वो उसके उसको क्या बोलते हैं, हम कैटालिस्ट बोलते हैं। बट रिमेन केमिकली अनचेंज, लेकिन केमिकली उसको खुद कुछ नहीं होता, ना वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है, ना ही उसको खुद कुछ हो रहा होता है, वो खुद वैसे ही रहता है, लेकिन ये है कि रिएक्शन के रेट को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इज वेरी स्लो, ठीक है। जो वाटर का रिएक्शन है वो बहुत स्लो है, तो उसके लिए हम उसको वेरी रैपिड, तो जब हम उसमें कैटालिस्ट कौन सा यूज करते हैं, प्लाटिनियम कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो रिएक्शन जो है वो बड़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है हमारे पास, तो ये डिकम्पोज होता है रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है। इसको अगर हमने रैपिडली डिकम्पोज करना तो उसके लिए हम कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास HCl इज ऑक्सीडाइज डिसोसिएटेड टू क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कैटालिसिस क्या है जी, प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। कोई भी प्रोसेस है वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। कैटालिस्ट प्रोवाइड न्यू रिएक्शन पाथ विद अ लो एक्टिवेशन बैरियर, ठीक है। कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन को एक नया पाथ दे देता है विद द लो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। हाँ, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। टाइप ऑफ कैटालिसिस कौन कौन सी है हमारे पास, होमोजीनियस कैटालिसिस है, और उसके अलावा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। तो है होमो और हेट्रो का तो आपको पता है कि होमो में सेम होगा और हेट्रो में क्या होता है, दोनों जो फेजेस हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अब वो क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ SO3, ठीक है। SO3, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो SO3 भी जो है वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में, और SO2 एंड O2 जो है वो भी क्या है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। इन द लीड चैम्बर प्रोसेस नीड NO2, वो भी गैस, जो कैटालिस्ट है वो भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हम यूज कर रहे हैं वो भी गैसियस स्टेट में, बोथ द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट आर गैसेस, ठीक है। तो जो दोनों कैटालिस्ट है और रिएक्टेंट्स है वो क्या है, वो हमारे पास गैसियस स्टेट में है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस है। तो इस चीज में आपने ये ख्याल रखना है कि हमारे रिएक्टेंट, हमारा जो है सॉरी जो कैटालिस्ट है वो सारे क्या होने चाहिए, गैसियस, मतलब कि सेम फेज में होने चाहिए, ठीक है। सेम फेज में होंगे तो इट्स मीन होमोजीनियस कैटालिसिस हो रही है। सिमिलरली उसने एग्जांपल दी हुई है ईस्टर की, ईस्टर और हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट जो होता है हमारे पास, ये आपने चीज याद रखनी है यहाँ
पे कि जो ईस्टर्स हैं वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं किसकी प्रेजेंस में, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड में, और सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है, डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन लिक्विड स्टेट, तो इसमें सारे जो रिएक्टेंट्स भी हैं और कैटालिस्ट भी हैं वो सारे किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। अब हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या होगा, रिएक्टेंट हमारे और फेज में होंगे, कैटालिस्ट हमारा और फेज में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू NO इन द प्रेजेंस ऑफ PT गैस इन प्रिपरेशन ऑफ HNO3, ठीक है। अब हमने नाइट्रिक एसिड बनाना है, तो उस केस में वो क्या कह रहा है, उसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है अमोनिया और NO जो है वो एक स्टेट में होंगे, और जो हमारा कैटालिस्ट है उसकी स्टेट चेंज होगी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोल रहे हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन्स बाय फाइनली डिवाइडेड निकल पैलेडियम एंड प्लेटिनियम, कोई भी हमारे पास ओलेफिन्स है तो उसको जो हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो भी क्या, ये भी किसकी एग्जांपल है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। अब इसमें क्या होगा जी, रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है वो सेम फेज में नहीं होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है जी, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, सॉरी कैटालिसिस की नहीं, कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट की करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होनी चाहिए, मेन अनचेंज। सबसे पहले तो ये चेंज मतलब कि इसकी कंपोजिशन जो है वो रिएक्शन के एंड तक चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मैंगनीज डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रेन्यूल्स टू फाइन पाउडर। अब वो क्या कहता है कि इसमें क्या, इस केस में क्या होता है कि जो मैंगनीज है वो हम ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन जब रिएक्शन एंड होता है तो ये फाइन पाउडर में चला जाता है। शाइनिंग सर्फेसिस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट बिकम डल। अब जो शाइनिंग सर्फेसिस होती हैं सॉलिड्स की, अगर हम कोई कैटालिस्ट ऐसा यूज करते हैं तो उसकी वजह से वो उनकी सर्फेसिस क्या हो जाती हैं, डल हो जाती हैं। ट्रेस ऑफ मेटल कैटालिस्ट, ठीक है, इफेक्ट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर हमने जरा सा ट्रेस भी यूज किया किसका, मेटल कैटालिस्ट का, तो उसके लिए क्या होगा जी, उसके लिए वो उसको रिएक्शन को बड़ा ज्यादा जो है, रिएक्टेंट्स को सॉरी बड़ा ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनियम कैन कन्वर्ट 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर। अब 1 मिलीग्राम है और वो कितने डेसीमीटर क्यूब जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो HCl एंड अमोनिया है वो क्या है, presence of trace of moisture give dense white fumes of NH4Cl. Thousand of decimeter cube of hydrogen peroxide is decomposed in the presence of 1 ग्राम of colloidal platinum. हम 1 ग्राम जस्ट प्लेटिनियम का यूज कर रहे हैं और वो कितने 1000 DM क्यूब्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है। मोर इफेक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में कैटालिस्ट जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। और कैटालिस्ट कैन नॉट इफेक्ट द एक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट जो है वो एक्विलिब्रियम के कांस्टेंट को के को कोई नहीं छेड़ता, ठीक है। के जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KC है, या अब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्बेट का कांस्टेंट है के हमारे पास, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता हमारे पास। कैटालिस्ट स्पीड अप थर्मोडायनामिकली फिजिबल रिएक्शन, जस्ट इसका काम क्या है, इसने स्पीड अप करना है, या स्लो, वो कैटालिस्ट या स्लो कर देगा या तेज कर देगा रिएक्शन को, हमें जिस टाइप का रिएक्शन चाहिए हम उस टाइप का कैटालिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी विद हाइड्रोजन डिक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इन द हार्बर प्रोसेस। अब हार्बर प्रोसेस में जी हमारे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एज इम्प्योरिटी जो होती है, तो वो क्या करती है जी, वो हमारे जो एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ट्रेस ऑफ एस्टिटीनियम मेक्स प्लैटिनियम इनइफेक्टिव दैट बाय आर्सेनिक प्योरीफायर इज इम्प्लॉयड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फर SO2 की प्रिपरेशन के लिए, और NH3 जो है वो उसमें हम अमोनिया का प्रोसेस कौन सा यूज करते हैं, हार्बर प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसमें वो बता रहा है कि जो कैटालिस्ट हैं किस तरह जो है वो इफेक्ट करते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट क्या है जी, इट इज द catalysis which depend upon the pore structure of the catalyst and molecular size of reactant and product molecule। अब ये कैटालिसिस का वो प्रोसेस है जिसमें कि कैटालिस्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मोलिकुलर साइज पे डिपेंड कर रहा है किसके, रिएक्टेंट्स के, और इसके अलावा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट मॉलिक्यूल पे, दोनों के साइज पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जियोलाइट्स आर शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट ड्यू टू देयर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अब जियोलाइट्स जो है उनका एक तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से वो सिलेक्टिव कैटालिस्ट जो है वो यूज करते हैं हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।
एक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट क्या होती है? सब्सटेंसेस विच प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड प्रोमोटर। अब वो सब्सटेंस जो एक्टिविटी किसकी, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोमोटर बोलेंगे या एक्टिवेटर बोलेंगे, ठीक है। और उसको हम आल्सो कॉल्ड कैटालिस्ट फॉर अ कैटालिस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट के लिए भी एक कैटालिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो जो है एक्टिवेशन जो है एक्टिविटी ऑफ जो कैटालिस्ट है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट फॉर अ कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ निकल, निकल की कैटालिटिक एक्टिविटी है ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन इज एक्सेलरेटेड यूजिंग कॉपर एंड ये इथीलियम है आई थिंक। तो वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी हाइड्रोजिनेशन होगा हम जब करते हैं, हमने अभी वो ना लास्ट टाइम अल्कीन और अल्केन्स और अल्काइन में पढ़ा कि जब हम उनके हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में हो रही होती है? कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही होती है? निकल की प्रेजेंस में हो रही होती है। तो निकल की मजीद हम एक्टिव कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए हम जो है फर्दर जो है वो कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट फॉर अ कैटालिस्ट, ठीक है। इन हार्बर प्रोसेस एफिशिएंसी ऑफ आयरन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग हाई मेल्टिंग ऑक्साइड्स। अब वो क्या कहता है कि हार्बर प्रोसेस में जब हम अमोनिया की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आयरन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या अंदर और ऐड कर देते हैं? मेल्टिंग ऑक्साइड्स को। फॉर एग्जांपल जैसा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड और रेयर अर्थ ऑक्साइड्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं ताकि उसमें आयरन की जो एफिशिएंसी है मजीद जो है वो इंक्रीज हो जाए। नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं हमारे पास? नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है जी? व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटार्डेड बाय अ सब्सटेंस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन ऐसा है तो हमने उसके रेट को वो क्या करना है? स्पीड को स्लो करना है, रेट को कम करना है। तो उसके लिए जो हम कैटालिस्ट यूज करेंगे या जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कैटालिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो उसको नेगेटिव कैटालिस्ट